हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीएसएससी सीजीएल थर्ड की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और हम लोग को अभी से प्रॉपर प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और प्रॉपर प्रिपरेशन तभी संभव है जब हम लोग सिलेबस को अच्छे तरह से जानेंगे। वीडियो में मैं पूरे विस्तार से सिलेबस को डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि कहाँ से आता है प्रश्न, कैसे आता है और हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल थर्ड, ठीक है, और वैकेंसी आएगी, फॉर्म भी भरा जाएगा, एग्जाम भी होगा, ठीक है, और लोग क्वालिफाई भी करेंगे, लेकिन छूट जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं होगा तो फिर आपका जो भी तैयारी है वो धरा के धरा रह जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कीजिए और अभी से तैयारी शुरू करना है तो इससे संबंधित मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि आपको बीएसएससी सीजीएल थर्ड की तैयारी कैसे करनी चाहिए। उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डेफिनेट रूप से देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, उससे आपको लाभ मिलेगा। साथ साथ मैंने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की एनालिसिस करके भी बताया कि कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न आ रहे हैं और कट ऑफ का भी ट्रेंड एनालिसिस करके बताया है कि कट ऑफ में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो इन सभी वीडियो को आप देखिए, साथ साथ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का एनालाइज किया और सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न मैंने अब तक डाल दिया है आप लोग के डिमांड पर, तो उन सभी को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम लोग इस वीडियो में सिलेबस को बारीकी से समझेंगे। तो सिलेबस, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीएसएससी सीजीएल थर्ड का जो सिलेबस है वो क्या है। एग्जाम पैटर्न आप लोग जानते हैं, पीटी के बाद मेंस होता है, ठीक है। मेंस के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है। आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है वो मेंस के मार्क्स पर बनता है, लेकिन पीटी क्वालिफाइड होता है, ठीक है। पीटी को आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस दे पाएंगे, पीटी क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस नहीं दे पाएंगे। वैसे सिचुएशन में पीटी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पीटी जो है वो पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी पर जब तक आप सीढ़ी के पहले पावदान पर नहीं पहुंचेंगे तो फिर छत पर पहुंचने की कोई उम्मीद ही नहीं है, ठीक है, सफलता पाने की कोई उम्मीद ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पीटी क्वालिफाई करना है और पीटी में जो रिजल्ट होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 से 10 गुना के बीच, 5 जनरली ऐसे नोटिफिकेशन में 5 गुना रिजल्ट की बात होती है, वैकेंसी के 5 गुना, लेकिन ये 5 से 10 के बीच जो है वो आता है रिजल्ट। तो वैसे सिचुएशन में अगर 2000 वैकेंसियाँ आएगी तो डेफिनेट रूप से लगभग 10 से 15,000 स्टूडेंट पीटी क्वालिफाई करेंगे और आपको मालूम होना चाहिए कि लगभग 6 लाख से अधिक स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो उस 6 लाख से में आपको इन 15,000 में आना है। तो इन 15,000 में आने के लिए आपकी तैयारी भी उस लायक होना चाहिए। तो उसी के तैयारी के लिए मैंने प्रॉपर जो है वो गाइडलाइन से संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाया है और उसी की एक कड़ी है जो मैंने सिलेबस को आज बारीकी से आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पीटी एग्जाम और मेंस एग्जाम, मैंने दोनों सिलेबस को आज हम लोग देखेंगे। पीटी एग्जाम के सिलेबस को भी देखेंगे और मेंस एग्जाम के सिलेबस को भी देखेंगे। तो पीटी एग्जाम की बात कर ले सबसे पहले। तो पीटी एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 3 खंड में होता है, ए बी सी या क ख ग जो भी कह सकते हैं। ये 3 खंड में पूछा जाता है 150 प्रश्न और प्रत्येक खंड जो होता है वो 50 क्वेश्चंस का होता है, ठीक है। प्रत्येक खंड जो है वो 50 क्वेश्चंस का होता है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कुल 600 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक खंड जो है वो 200 नंबर का होता है, मतलब एक प्रश्न जो है वो 4 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 600 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, इसलिए सावधानीपूर्वक आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग है और निगेटिव मार्किंग कितने का है? अगर आप एक प्रश्न गलती करते हैं तो आपके सही में से 1 अंक कट जाएंगे, मतलब एक प्रश्न गलती करने पर आपको 1 अंक कट जाएंगे, मतलब 1/4 ये निगेटिव मार्किंग है आपका। 1/4 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग है। आपको 150 प्रश्न को बनाने के लिए जो समय मिलेगा मात्र 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। कितने देर का समय मिलेगा? 2 घंटे 15 मिनट में आपको 150 प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम होता है वो ओपन बुक पॉलिसी के अंतर्गत होता है। ओपन बुक पॉलिसी का मतलब यह हो गया कि आप टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होगा। आप टेक्स्ट बुक ले तो जाएंगे लेकिन वो धरा का ही धरा रह जाता है। इसलिए ओपन बुक पॉलिसी को आप भूल ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आपको अपने बलबूते पर रिजल्ट लाना है, इसके लिए आपको अपने बलबूते से तैयारी करना पड़ेगा,
ठीक है। तो अब हम लोग सिलेबस को पूरे विस्तार से जानते हैं। तो सेक्शन ए की बात करते हैं। पहले सेक्शन में जनरल स्टडीज से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 200 मार्क्स का होता है, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ठीक है। जनरल स्टडीज मतलब सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं और समान अध्ययन में आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे। समान अध्ययन में क्या क्या पूछे जाएंगे, मतलब सबसे पहला जो टॉपिक है वो है, देखिए, अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास के वातावरण और सामान्य जानकारी। समाज जो है, अपने आसपास के वातावरण और समाज से जुड़ा हुआ आपको कोई भी जानकारी है तो वो प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब ये करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ चीज़ है। करंट अफेयर्स को भी अलग से डिफाइन किया गया है। इसमें समसामयिक की घटनाएं से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, पुरस्कार, खेल, पुस्तक, राज्य और उसकी राजधानी, देश, राजधानी और उसकी मुद्रा, ठीक है। देश की राजधानी और उसकी मुद्रा, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देश की राजधानी, इसकी मुद्रा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होंगी तो राज्य की घटनाएं जरूर होंगी, ठीक है। राज्य की घटनाएं, और उसमें भी बिहार राज्य की घटनाओं को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रीय घटनाएं और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ अगर कोई घटनाक्रम है, इकोनॉमिक्स से, ऐसे इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ ज़्यादा प्रश्न नहीं रहता है, 1-2 प्रश्न ही रहता है, लेकिन आपको करंट अफेयर्स करेंगे तो वो तो करना ही पड़ेगा। पुरस्कार, खेल और पुस्तक, ठीक है। पुस्तक से हमेशा 2 से 3 प्रश्न रहते हैं, पुस्तक से 2-3 प्रश्न रहते हैं, इसलिए ये करना जरूरी है। राजधानी और मुद्रा से 1 प्रश्न रहते हैं, ठीक है, और ये काफ़ी आसान होता है। इसको आप कुछ पार्टिकुलर कंट्रीज़ के राजधानी और उसके मुद्रा को, जो जहाँ पे मतलब हाल ही में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दौरा किए हों या फिर हाल ही में वो देश चर्चा में रहा हो, तो वैसे कंट्रीज़ को आप अगर उसकी मुद्रा को, उसकी राजधानी को अगर याद कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आपका ये उसका प्रश्न जो है वो बन जाएंगे। तो पिछले 6 महीने का देखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। और जहाँ तक बात करें हमें करंट अफेयर्स की तैयारी की, तो करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आपको कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स करना है। मतलब अभी आप जनवरी से करंट अफेयर्स करना शुरू कर दें। अगर सपोज़ कीजिए कि मई में वैकेंसी आती है तो डेफिनेट रूप से आपका जो एग्ज़ाम होते होते ये नवंबर दिसंबर चला जाएगा। मतलब आपको पूरे साल भर के घटनाक्रम को देखना है, तो जनवरी से आप शुरू कर दीजिए और जनवरी से घटनाक्रम को आप एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसान हो, ठीक है। तो जनवरी से घटनाक्रम, साल भर के पूरे घटनाक्रम को आप देखते चलिए। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, पुरस्कार, ठीक है, से संबंधित जो भी घटनाक्रम है, आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ जो भी घटनाक्रम है, उसको आप देखते चलिए, ठीक है। इसके लिए आपको कोई एक अच्छी सी मैगजीन ले लेनी है और उसी मैगजीन को फॉलो करना है पूरे 1 साल के लिए। अब पूछा जा रहा है कि भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं आप लोग को मालूम है। भारत के पड़ोसी देश में अगर बात करें तो चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ठीक है, मालदीव्स, तो ये अफ़गानिस्तान, तो ये भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इनके आप डेफिनेट रूप से थोड़ा सा आपको जान लेना है कि सीमा किसके साथ मिलता है, कितना सीमा मिलता है, ठीक है। उसके बाद भौगोलिक परिस्थिति के बारे में थोड़ा सा उनके जान लेना है कि भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है। जैसे श्रीलंका और मालदीव के बीच जो जनरली जो है वो चैनल्स के बारे में पूछे जाते हैं, कौन से चैनल्स जो है मालदीव और भारत को अलग करता है, श्रीलंका और भारत को अलग करता है, ये सब आपको कर लेना है। साथ साथ आपको यह भी कर लेना है कि कितने सीमा जो है वो किस राज्य के साथ टच करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यह भी कर लेना है कि उसका राजधानी कहाँ है, उसका मुद्रा क्या है, उसके संसद का क्या नाम है, ठीक है। तो ये सब आपको डेफिनेट रूप से करना है। वहाँ के शासक जो भी हैं, शासक मतलब हो गए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी उनके कौन कौन से हैं, इसको आपको कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में है, म्यांमार इसमें भी आता है, ठीक है। तो ये भारत और उसके पड़ोसी के बारे में कर लेना है। अब जो है वो भारतीय इतिहास, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब भारतीय इतिहास कहने का मतलब है कि एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, ये तीनों हिस्ट्री से प्रश्न आएंगे। लेकिन यहाँ एक स्वतंत्रता आंदोलन स्पेशल कर दिया है, मतलब इससे स्पष्ट है कि मॉडर्न हिस्ट्री से अधिक प्रश्न आने की संभावनाएं हैं और आता भी है मॉडर्न हिस्ट्री से। तो अगर आप हिस्ट्री की तैयारी करते हैं तो उसमें आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को देख लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एंशिएंट और मॉडर्न को देख लीजिए, ठीक है। एंशिएंट मॉडर्न के साथ साथ आपको क्या करना है कि बिहार की स्वतंत्रता आंदोलन,
मतलब बिहार में जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो भी घटित है घटनाएं, उन सभी को करना है। इसलिए क्योंकि यहाँ एक स्पष्ट अलग से ही कॉलम है कि बिहार के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, ठीक है। तो बिहार के योगदान मतलब बिहार के इतिहास से संबंधित है, और बिहार के इतिहास के साथ साथ आपको बिहार के ज्योग्राफी से भी प्रश्न को कुछ कर लेना पड़ेगा। वो ज्योग्राफी का प्रश्न एक्चुअली साइंस में पूछता है, ठीक है, लेकिन आपको बिहार के ज्योग्राफी से भी कुछ पार्टिकुलर सेक्टर्स होंगे जो मैं आपको बता दूंगा, उस सेक्टर्स को आपको कर लेना है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है, यहाँ की जलवायु कैसी है, कृषि, बिहार के कृषि से संबंधित, ठीक है, बिहार के जितने भी संरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है। रामसर कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत जो भी आते हैं उन सभी को आप कर लेंगे। तो डेफिनेट रूप से ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ इससे ज़्यादा नहीं आता है। बिहार की नदियों से जुड़ा हुआ प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, बिहार की मिट्टी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। तो बिहार के ज्योग्राफी में इतना तो करना ही करना है। राष्ट्रीय आंदोलन में आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति से ही काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है बिहार का, किसमें, स्वतंत्रता आंदोलन में। तो डेफिनेट रूप से आप इतना अगर कर लेते हैं तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि भारत के इतिहास में के साथ साथ आपको क्या करना है, राष्ट्रीय आंदोलन अलग से पढ़ना है। तो डेफिनेट रूप से आपको एंशिएंट और मॉडर्न पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री से प्रश्नों की संख्या जो होती है 12 से 15 होती है। तो वैसी सिचुएशन में 12-15 में 5 प्रश्न आपको एंशिएंट हिस्ट्री से मिल जाएंगे, 5-7 प्रश्न आपको मॉडर्न से मिल जाएंगे, 2-3 प्रश्न आपको मेडिएवल से, और बाकी का प्रश्न आपको बिहार से जुड़ा हुआ मिल जाएगा। तो इससे आपको हो जाएगा, इतना में आपकी तैयारी बढ़िया से हो जाएगी। तो ये था हिस्ट्री की बात करते हैं। अब हम लोग पॉलिटी की ओर आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी में लिखा हुआ है राज्य व्यवस्था एवं संविधान और पंचायती राज व्यवस्था, मतलब पंचायती राज व्यवस्था को आपको अलग से प्रॉपरली पढ़ना है, ठीक है। और संविधान में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, राज्य व्यवस्था में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब करके बता दिया हूँ मैंने कई वीडियो में, और इसका क्लास भी चल रहा है पॉलिटी का। हिस्ट्री का क्लास भी शुरू हो गया है। तो मैं हिस्ट्री और पॉलिटी का रेगुलर वीडियो ला रहा हूं, साथ साथ और सब्जेक्ट का भी मैं वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष ला दूंगा, ठीक है। तो आपकी तैयारी में मैं तो हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि आपकी तैयारी अच्छी हो और अच्छी तरह से किया जा सके। तेरे संविधान के भाग जो हैं वो कितने हैं, 22 भाग में बांटा हुआ है। तो इस 22 भाग को अगर ठीक से पढ़ लेंगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वहीं अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था और भारत में पंचायती राज व्यवस्था, ये दोनों को आपको बढ़िया से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली आप मुख्य रूप से यहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिहार के पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। तो बिहार के पंचायती राज व्यवस्था पर मैं अलग से एक वीडियो आप लोग को डेफिनेट रूप से बना कर दूंगा, ताकि आपका बिहार के पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं छूटे, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो आर्थिक गतिविधियाँ आप देख ही रहे हैं कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, उसके बाद नेशनल डेफिसिट जो होता है, इसके बाद बजट होता है, इन सभी को आप लोग को करना है, मतलब राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग को अलग से पढ़ना है, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना, तो डेफिनेट रूप से आप देख रहे हैं कि भारत में कितने पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुआ है, और नई सरकार जो आई है उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके, ठीक है, एक नई तरह के प्लानिंग करके लाया गया है, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। तो उन सबको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेट रूप से आप इससे प्रश्न कर पाएंगे। और इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं रहता है, 2 प्रश्न रहता है, 2-3 प्रश्न रहता है। तो यहाँ जो है आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ये मेजर सेक्टर हो जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी। तो इन हिस्ट्री और पॉलिटी को और करेंट अफेयर्स को अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं तो आपका प्रश्न जो है इससे बन जाएगा, सारा प्रश्न बन जाएगा। बिहार के आंदोलन से अगर कर लेते हैं तो अगर इकोनॉमिक्स को यहाँ छोड़ा जा सकता है, इकोनॉमिक्स को अगर छोड़ दें तो डेफिनेट रूप से अगर इतना कर लेते हैं तो आपका जनरल स्टडीज़ से जुड़ा हुआ एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और जनरल स्टडीज़ से जुड़ा हुआ आप प्रत्येक प्रश्न को अगर 50 प्रश्न पूछा जाता है जनरल स्टडीज में, तो डेफिनेट रूप से आप इसमें से 45 प्रश्न करने की स्थिति में रहेंगे। और 45 प्रश्न आपको करना भी पड़ेगा। अगर आपको रिजल्ट लाना है तो आपको 110 प्लस करना पड़ेगा 150 में, तभी रिजल्ट हो पाएगा। और इसके लिए आपको सबसे जो मेन फैक्टर है जो रिजल्ट लाने में आपकी मदद कर सकता है वो है मैथ और रीजनिंग, ठीक है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग के 75 प्रश्न रहते हैं और 75 प्रश्न जो है 75 में से आपको 70 प्रश्नों को सॉल्व करने का मद्दा रखना होगा, तभी जाके आप जनरल स्टडीज और साइंस से अगर 30 प्रश्न भी सॉल्व कर लेते हैं
तो आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक पाएगा। इसके लिए आपको मैथ और रीजनिंग के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट बनाने की ज़रूरत होगी, टेस्ट सीरीज जो है आप करने की ज़रूरत होगी। तो इन सभी चीज़ों को आप डेफिनेट रूप से करें, ठीक है, और जितना हो सके ऑब्जेक्टिव बनाएं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन बी का, ठीक है। सेक्शन बी में आपको क्या पढ़ना है, आपको मालूम है कि आपको 50 प्रश्न सेक्शन बी से भी पूछे जाते हैं, और ये भी कितने मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 50 प्रश्न 200 मार्क्स के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इसमें जो खंड बी में होता है वो सामान्य विज्ञान एवं गणित पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान और गणित से प्रश्न होते हैं। और सामान्य विज्ञान एवं गणित का जो प्रश्न होता है वो 10th स्तर का होता है। अगर आप सही से 9th और 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ बन जाएंगे, ठीक है। 9th और 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लीजिए तो साइंस से प्रश्न बन जाएंगे, और 6 से लेकर के 10th तक के मैथ पढ़ लीजिए तो आपका मैथ से भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रश्न आते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और ज्योग्राफी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और ज्योग्राफी में साइंस से प्रश्न आते हैं, जिसमें देखा गया है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमेशा वेरिएशन होते रहता है, चार प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बायोलॉजी में जो है वो 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मतलब बायोलॉजी मेन सेक्टर हो गया, और ज्योग्राफी में भी 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेजर सेक्टर हो गया आपका बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और भूगोल। ये प्रश्न आप यहाँ से आते हैं, और लगभग ऐसा नहीं है कि अगर ये 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 25 क्वेश्चन मैथ से हो जाएंगे और 25 क्वेश्चन साइंस से हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि 30 प्रश्न जो होता है मैथ से हो जाता है और 20 प्रश्न में ही साइंस को समाहित कर लिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 30 प्रश्न साइंस से आ गया और 20 प्रश्न मैथ से आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और इसको आपको करना होगा। आपको कैसे करना है ये मैंने बता दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और ज्योग्राफी को आपको ये विज्ञान में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स को 10th स्तर के मैथ होते हैं, और मैथ्स में मैं पहले भी बताया कि मैथ्स करने के लिए आप अगर 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के मैथ को बना लेते हैं तो आपका मैथ का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आप लोग एवरेज मतलब औसत, परसेंटेज मतलब प्रतिशत, ठीक है। टाइम वर्क डिस्टेंस याद रखेंगे, टाइम वर्क डिस्टेंस। एरिया से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ मतलब लाभ और हानि से जुड़ा हुआ प्रश्न। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको HCF और LCM से प्रश्न आएगा, ठीक है। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक से प्रश्न आएगा। एज से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम जो सॉल्विंग होता है वो प्रश्न भी पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम याद रखेंगे, नंबर सिस्टम से भी प्रश्न आता है, ठीक है। संख्या पद्धति, दशमलव प्रणाली मतलब डेसिमल सिस्टम से भी प्रश्न आते हैं। फ्रैक्शन या रेशियो और प्रोपोर्शन जो होता है उससे भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे प्रश्न आते हैं। तो मैथ में इतना ही से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इतना करना आप लोग के लिए आसान है, ठीक है। इसे आप सब्जेक्ट्स के क्या करेंगे कि अगर आप 6 से लेकर 10th तक नहीं बनाना चाहते हैं तो RS अग्रवाल के मैथ को इतना बना लीजिए, या फिर सागिर अहमद सर के मैथ को बना लीजिए। इन सभी सेक्टर्स को देख लीजिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ये था सेक्शन बी, जिससे आपको इन सभी सेक्टर्स को करना था, ठीक है। अब हम लोग सेक्शन सी की बात करते हैं। तो दोस्तों सेक्शन सी में क्या पूछे जाते हैं, सेक्शन सी में आपको रीजनिंग पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, रीजनिंग पूछे जाते हैं। और ये जो रीजनिंग होते हैं ये रीजनिंग के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 200 मार्क्स का होगा। तो मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि प्रत्येक सेक्टर 200 मार्क्स का होता है। एक प्रश्न जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। यहाँ भी आपसे रीजनिंग से कंप्लीट 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग से प्रश्न आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक से आएंगे, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों से प्रश्न आएंगे, इसलिए आपको दोनों को करना पड़ेगा। अब वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आपको क्या पूछा जाएगा, सीरीज से प्रश्न रहेगा, सदृश्यता और से प्रश्न मतलब सीरीज से प्रश्न आएगा। समानता भिन्नता मतलब इक्वलिटी और इनइक्वलिटी से प्रश्न आएगा। उसके बाद हो जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न आते हैं। सीटिंग जैसे कोई कहीं बैठा रहता है उसके सामने कौन होगा ये प्रश्न पूछा जाता है, तो सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंधित प्रश्न होगा, समस्या समाधान से संबंधित। उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन होगा, कोई स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसका कंक्लूजन नीचे दिया जाएगा, आप उससे प्रश्न जुड़ा हुआ प्रश्न आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है।
ये सिलेबस में है, पूछा ही जाता है। डाइस से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। विजुअल ऑफ मेमोरी से संबंधित प्रश्न आते हैं। अरिथमेटिकल रीजनिंग भी पूछे जाते हैं, ठीक है, अरिथमेटिकल रीजनिंग भी पूछे जाते हैं, तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और रिलेशन और एज से संबंधित रीजनिंग भी पूछे जाते हैं। मतलब वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत जितने भी खंड हैं उन सभी से प्रश्न आते हैं, और इसके लिए आपको प्रॉपर क्या करना होगा, प्रॉपर प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि इसमें वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको चार्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आता है, ठीक है, चार्ट भी दे देगा, उस चार्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाएगा। तो ये इस तरह से प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो ये पूरे आपका पीटी का सिलेबस है, ठीक है, ये आपने पीटी का सिलेबस अभी आपने देख लिया। तो पीटी में ये सारी चीज़ पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये पीटी का जो इतना सिलेबस है, अगर इतना को कर लिया जाए, इसमें से मुख्य रूप से रीजनिंग और मैथ को तो आपको बहुत बढ़िया से करना पड़ेगा, और साथ साथ जनरल स्टडीज़ को करके चलेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और अभी से तैयारी शुरू करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। तो चलिए अब हम लोग मेंस की बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीटी सिलेक्शन के बाद जैसे ही आप पीटी क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपको मेंस का एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। मेंस के जो मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है, वही आपके मेरिट लिस्ट का आधार भी होगा, ठीक है। तो मेंस के जो मार्क्स आएंगे वो मेरिट लिस्ट का आधार होगा। मेंस का जो सिलेबस है उसमें एक जो होता है वो हिंदी पूछा जाता है, और ये हिंदी के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 100 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी के, ठीक है। और इन 100 प्रश्न जो होता है वो 400 मार्क्स का होता है। 400 मार्क्स का देने का मतलब हो गया कि एक प्रश्न 4 मार्क्स के होंगे, और ये 100 प्रश्न के 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके लिए आपको कोई एक प्रॉपर ग्रामर की बुक ले लेंगे, तो आपका हिंदी ग्रामर की कोई बुक ले लेंगे तो सारा चीज़ बन जाएगा। तो आपने देखा कि हिंदी में 100 प्रश्न आ रहे हैं, 400 अंक के प्रश्न आ रहे हैं, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव है। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देना है कि हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है ये आपके मेरिट लिस्ट से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। मेरिट लिस्ट में इसका कोई योगदान नहीं होता है, मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। आपको इसमें क्वालिफाई करना है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका जो जनरल स्टडीज है, जो आपका सेकेंड पेपर है, उसका कॉपी चेक ही नहीं किया जाएगा और आप वहीं डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आपको हिंदी में क्वालिफाई करने के लिए 30% मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है। 30% मार्क्स लाना जरूरी है। तो हिंदी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और आपको क्वालिफाई करने के लिए 30% मार्क्स लाना जरूरी है। दूसरा जो होता है सब्जेक्ट्स, दूसरा जो इसका हो गया ये। और दूसरा जो सिलेबस की बात करें, मेंस के सिलेबस की बात करें, तो पीटी का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपका मेंस का भी है। सेम सिलेबस है, सेम चीज़ पढ़ना है, सेम मार्क्स का पढ़ना है, और यह भी सेम ऑब्जेक्टिव होता है उसी तरह का, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग होते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपका जो मेंस की तैयारी है वो कम्प्लीटली पीटी की तैयारी पर निर्भर करता है। पीटी की तैयारी आप कितनी अच्छे से करेंगे वही आपको काम देने वाला है मेंस के एग्जाम में, ठीक है। तो मेंस के एग्जाम में अगर चाहते हैं कि आप बेहतर करें तो पीटी को बेहतर करना होगा। पीटी बेहतर होगा तो डेफिनेट रूप से पीटी में आपका सिलेक्शन भी होगा। उसके बाद फिर आपको 4-5-6 महीने का समय मिलेगा, फिर उसी चीज़ को आपको फिर से रिवीजन करना है और इतने अच्छे से कर लेना है कि वहाँ 120 प्लस करके आए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि मेंस के एग्ज़ाम पर ही मेरिट लिस्ट तैयार करना है, और मेरिट लिस्ट में अगर आप ऊपर नहीं आएंगे तो आपको मनचाहा पोस्ट भी नहीं मिलेगा और सिलेक्शन की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लगभग 3 गुना स्टूडेंट्स को मेरिट लिस्ट में लाया जाता है, और 3 गुने स्टूडेंट्स जो हैं वो जाते हैं, 2.5 से 3 गुने की बात कर रहे हैं, 2.5 से 3 गुने स्टूडेंट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, और उनमें से जितने सीट्स होते हैं उतने स्टूडेंट सिलेक्शन होते हैं, बाकी लोग वहीं पर फिर से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन हो तो पीटी की तैयारी बढ़िया से कीजिए, ठीक है। पीटी की तैयारी बढ़िया से कीजिए। इसी पीटी की तैयारी पर आपका मेंस का हर चीज़ निर्भर करता है। मेंस की तैयारी भी निर्भर करती है, फाइनल सिलेक्शन भी निर्भर करता है, क्योंकि मेंस का सिलेबस आपको वही है जो पीटी का सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस। क्योंकि आपने अच्छी तरह से बारीकी से समझा है इसे, तो डेफिनेट रूप से आपको वही करना है जो पीटी में किए हैं, वही मेंस में भी करना है। अलग से आपको 100 नंबर के हिंदी को पढ़ना पड़ेगा, और हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये था आपका सिलेबस जिसको आप बड़ी बारीकी से अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न उठ रहा है तो डेफिनेट आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैट ग्रुप है GS आज तक 1 के नाम से, आप उसमें ज्वाइन करके आप वहाँ भी प्रश्न अपना रख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।